Example, in a potentiometer arrangement, a cell of EMF 1.25 volt gives a balance point at 35 centimeter length of the wire. If the cell is replaced by another cell and the balance point shift to 63.0 centimeter, what is the EMF of the सेकेंड सेल? तो यहाँ ध्यान दें आप लोग, देखिए हम लोग पोटेंशियोमीटर जो ऑलरेडी हम लोग अपने थ्योरी लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि आपको ये एग्जांपल समझने में इजी लगे। देखिए क्या पोटेंशियोमीटर होता है, क्या बच्चे, पोटेंशियोमीटर में हमारे पास दो सर्किट्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी सर्किट, एक होता है सेकेंडरी सर्किट। ये मान लीजिए ये आपका, मैं यहाँ पे प्राइमरी सर्किट ड्रा करने वाला हूँ, ये एक ईएमएफ होती है हमारे पास, ठीक है, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है यहाँ पे। तो इसको एक आपने यहां से कनेक्ट किया होता है बच्चे एक वायर के साथ, ये कंडक्टर होता है, इसकी 100 सेंटीमीटर वायर होती है, इसकी जनरली हम लोग 100 सेंटीमीटर वायर लेते हैं इस तरह से। मान लो ये जो आपके पास है ए बी है आपके पास, ये वायर, ये जो उसने लिखा है लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। अब ए बी ये वायर है आपके पास, तो यहाँ से क्या किया होता है, ये प्राइमरी सर्किट आ गया, तो इसके साथ में नीचे हमारे पास होता है सेकेंडरी सर्किट। अब सेकेंडरी सर्किट में आपको ये सेल की, इससे हम इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं किसी भी सेल की, और उसकी ईएमएफ भी निकाल सकते हैं पोटेंशियोमीटर से। तो होता क्या है, देखो ध्यान से, यहाँ से ये कनेक्ट होगा इस तरह से, यहाँ पे वो सेल जिसकी आपको क्या निकालनी है, ईएमएफ निकालनी है, वो यहाँ पे हम लगाएंगे। मान लीजिए ये सेल आ गया, मान लो इसकी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, ठीक है, ये इस तरह से। तो बच्चे ये एक पॉइंट होगा यहाँ पे, तो इसके बाद यहाँ पे आप लगाओगे गैल्वेनोमीटर जी, और इसके आगे होता है पॉइंटर। तो इस पॉइंटर को आप यहाँ पे मूव करते हो, इस वायर के ऊपर मूव करते हो, ये ए बी वायर है। मान लो ये पॉइंट सी पे जब मूव करते हो, तब उस टाइम पे गैल्वेनोमीटर में जो करंट होती है वो कितनी शो हो रही है, जीरो। तो जब इसमें करंट जीरो शो होगी, तो उसका मतलब क्या होगा, यहाँ की जो ईएमएफ होगी, यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस पॉइंट्स का, वो इस पॉइंट के पोटेंशियल के डिफरेंस के बराबर होगा, मतलब वी ए सी के बराबर होगा। टोटल अगर वी ए बी टोटल पोटेंशियल है ए बी का, और वी ए सी और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, बराबर होगा। ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को थ्योरी लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूँ, अच्छे से बता चुका हूँ पोटेंशियोमीटर को लेके। तो यहाँ पे फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए ध्यान से, अगर मुझे पता है ये वी ए सी, क्योंकि जो वी ए सी का जो पोटेंशियल होगा ना, वही इस सेल का आएगा। क्योंकि देखो गैल्वेनोमीटर में तो रीडिंग शो करना जीरो शो, तो इस सर्किट में कोई करंट फ्लो ही नहीं होगी, तो मतलब यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा आपके पास, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। मान लो ये आपके पास लेंथ है x, अगर ये x है तो ये कितनी होगी आपके पास, अगर इसकी टोटल आपने लेंथ ली है l, तो ये हो जाएगी l माइनस एक्स। जनरली मैंने आपको बोला l कितना लेते हैं हम, 100, तो ये 100 माइनस एक्स के बराबर होगी हमारे पास। अब देखें यहाँ पे ध्यान से, तो VAC मैं किसके बराबर लिखूंगा, VAC मुझे इतनी सी रेजिस्टेंस लेनी पड़ेगी RAC, और ये एक ही वायर है। देखो ये सर्किट में जो करंट फ्लो होगी इस बैटरी की वजह से, इस बैटरी की वजह से जो करंट आ रही होगी यहाँ पे आई, वो ऐसे जा रही होगी, मल्टीप्लाइड बाई आई। तो चाहे इतना सा लो, इतना सा पोर्शन लो, तो करंट इसमें आई ही फ्लो होगी थ्रू आउट, ये इसके बराबर आ गया। अब मुझे ये आर ए सी की वैल्यू निकालनी है। देखो ये जो एग्जाम्पल है ये दो स्टेप में निकल जाएगी, मगर फिर भी मैं आपको तरीका बताऊंगा वो स्टेप कैसे आएंगे। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, मगर मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो वी ए सी आपके पास आर ए सी इंटू आई के बराबर आ गया। अब मुझे पता है कि जो एल लेंथ है, क्योंकि हमें पता है जो रेजिस्टेंस होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो मुझे पता है जो एल लेंथ है उसकी रेजिस्टेंस अगर मैं मान रहा हूं आर, इस पूरी लेंथ की रेजिस्टेंस कितनी है आर, तो इतनी सी लेंथ की कितनी होगी, बोले तो एक्स की कितनी होगी, यूनिटरी मेथड आर अपान एल इंटू एक्स। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी आर ए सी की। तो आर ए सी इतनी होगी आपके पास, आर ए सी रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी होगी। तो यहां मैं लिख सकता हूं वी ए सी इजिकल टू, आर ए सी की जगह मैं लिख सकता हूं आर अपान एल इंटू एक्स। फिर ये जो आई है, आई को मैं क्या लिख सकता हूं, टोटल पोटेंशियल है ना, वी ए बी बाई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वी ए बी अपान आर। ये आर और ये आर कट गया हमारे पास। तो यहां पे बच्चे आपके पास वी ए सी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है वी ए बी अपान एल इंटू एक्स। ये जो टर्म है हमारे पास वी ए बी अपान एल, ये है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ।
इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये आपके पास आ गया। देखो ये जो ये VAC होगा वही इस सेल की पोटेंशियल होगी। तो VAB तो आपको पता होगा, L आपको पता है और X आपको पता है वो बैलेंस कंडीशन है। तो यहां से आपके पास EMF की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां ध्यान दें, यहाँ पे हमारे पास क्या फार्मूला बन गया बच्चे? तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ VAC कितना होगा हमारे पास, इसको हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट, लैम्बडा इंटू एक्स। एक्स क्या है? एक्स है आपके पास बैलेंस पॉइंट है, जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर ने रीडिंग शो करना, जीरो शो करना स्टार्ट कर दी थी, जब उसकी रीडिंग कितनी बता रहा था गैल्वेनोमीटर, करंट की 0। तो यहाँ पे देखो VAC पहले कंडीशन में इसने आपको EMF की वैल्यू दी है। यहाँ पे हम लोग अब देखते हैं। अब ये तो फार्मूला आपके पास आ गया जी, ये फार्मूला आपने यूज करना है, ठीक है। तो VAC मैंने आपको बताया जब ये 0 हो जाएगा तो ये वाला यहाँ का जो ड्रॉप होगा और यहाँ का ड्रॉप क्या होगा, सेम होगा। तो VAC पहले केस में आपके पास 125 वोल्ट के बराबर, ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर लिखना है आपने, लैम्बडा। और पहले केस में बैलेंस कंडीशन कितनी है आपके पास, L की वैल्यू कितनी है, 35। ये आपके पास आ गई इक्वेशन सेकंड फर्स्ट। अब दूसरे केस में क्या बोल रहा है आपको, दूसरे केस में बोल रहा है कि VAC, अब इस सेल को हटा के दूसरा सेल लगाया उसने, दूसरा सेल जब लगाया उसने तो दूसरा सेल लगाने पे उसकी EMF आपको बतानी है। मान लो उसकी EMF है E2, अब इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू बैलेंस लेंथ। अब उस केस में उसकी बैलेंस लेंथ से बताइए वो बोल रहा है 63 हो गई है, तो ये सेकंड आ गया। क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला आ रहा है EMF का, किसी भी बैटरी की EMF, वो आ जाएगा आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाई बैलेंस पॉइंट की लेंथ। अब देखो यहाँ पे x चेंज हो जाएगा, जो ये लगाओगे तो x चेंज होगा, फिर उसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल कितना होगा। मान लो उस केस में अब जैसे यहाँ आ रहा है x, अब इतना x होगा। अब इस पूरे का पोटेंशियल, अब C पॉइंट यहाँ है, इस पूरे का पोटेंशियल और ये दूसरे सेल की जो EMF E2 है, इन दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। तो यहां से मैं E2 की वैल्यू आराम से निकाल सकता हूं। यहां लिखता हूं, अगर मैं डिवाइडिंग फर्स्ट बाई सेकेंड, वी हैव क्या मिलेगा हमारे पास, 1.25 डिवाइडेड बाई E2 इज इक्वल टू लैम्बडा, लैम्बडा तो कट गया, 35 डिवाइड बाई 63। तो बच्चे E2 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1.25 मल्टीप्लाइड बाई 63 डिवाइडेड बाई 35। तो जब इसकी हम न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं आफ्टर कैलकुलेशन, तो बच्चे E2 की जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो आ रही है 2.25 वोल्ट। ये आंसर आ गया हमारे पास। तो इस तरह से आप देखो डायरेक्ट फार्मूला भी ये याद रख सकते हैं, मैंने फिर भी आपको बताया किस तरह से आता है। बाकी थ्योरी लेक्चर में हम ये चीज ऑलरेडी कवर कर चुके हैं।